एमसीक्यूज वाली जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी में आज हम नेक्स्ट क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन कौन सा है? पहला स्टेटमेंट दिया है क्रेटर झीलों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप होता है, और दूसरा है महाराष्ट्र की लोकटक झील जो है एक क्रेटर झील है। तो कौन सा इसमें से सही कथन है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक न ही दो। तो पहला स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। पहला दिया है क्रेटर झीलों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप होता है, तो ये एकदम सही है। क्रेटर झीलें जो होती है उनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के कारण ही होता है। दूसरा है महाराष्ट्र की लोकटक झील एक क्रेटर झील है। महाराष्ट्र में एक क्रेटर झील है लेकिन वो लोकटक झील नहीं है। कौन सी झील है? वो लोनार झील है। लोकटक झील आपकी कहाँ पे है? ये है मणिपुर में। कहाँ पे हो जाएगी? मणिपुर में है। उत्तरी पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। उत्तर पूर्वी भारत की कौन सी झील हो जाएगी? लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। महाराष्ट्र की लोनार झील जो है वो एक क्रेटर झील है। लोकटक झील मणिपुर में है। तो दूसरे वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक जो है सही है और दूसरा कथन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है शांत घाटी जो है भारत के किस राज्य में है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर बताइए। शांत घाटी किस राज्य में है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में, या ऑप्शन डी केरल में। कहाँ पे हो जाएगी शांत घाटी? तो ये है केरल में। कहाँ पे हो जाएगी? केरल में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है कौन सी घाटी? शांत घाटी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा कारण है कि मुंबई और कोंकण तट के निवासी, मुंबई और कोंकण तट के जो निवासी हैं वो तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं? मैंने एक दिन इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है। महाराष्ट्र, ये गोवा वाला एरिया, ये कौन सा हो जाएगा? कोंकण तट। तो यहाँ के जो निवासी हैं वो ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं, यानी गर्मी, सर्दी, बसंत, ये ऋतुएं वहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऋतुओं का अनुभव वो नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। समुद्र तल से अधिक ऊंचाई होने के कारण, ऑप्शन बी है समुद्री समकारी जलवायु के कारण, ऑप्शन सी है उष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण, ऑप्शन डी है कर्क रेखा के अधिक नज़दीक होने के कारण। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो समुद्र समकारी जलवायु होने के कारण मुंबई और कोंकण तट के जो निवासी हैं वो ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं, जबकि जो क्षेत्र समुद्र जिनके नज़दीक नहीं लगता है वहाँ पे आप ऋतु परिवर्तन का अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। समुद्र समकारी जलवायु के कारण यहाँ के निवासी ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून प्रस्फोट किसे कहते हैं? मानसून प्रस्फोट किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है अचानक बादल फटना, ऑप्शन बी है मानसून का लौटना, ऑप्शन सी है मानसून की पहली बारिश, ऑप्शन डी है बारिश का न होना। तो मानसून प्रस्फोट जो है किसे कहते हैं? मानसून जब आता है तो जो पहली बारिश होती है उसी को ही मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। कब आता है मानसून? तो ये लगभग आपका जून के प्रथम सप्ताह से स्टार्ट होता है मानसून। और कहाँ से उठता है? सबसे पहले कहाँ पे आता है? तो जब अरब सागर से ये मानसून की लहरें उठते हैं सबसे पहले ये केरल वाले एरिया में। कहाँ पे होती है? केरल वाले एरिया में सबसे पहले मानसून की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, मानसून की पहली बारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम या अत्यधिक तेज पवन प्रवाह का संबंध वायुमंडल के
कौन से मंडल से है? जेट स्ट्रीम जो हवाएं चलती है वो वायुमंडल के कौन से मंडल में चलती है? सॉरी, वहाँ वायुमंडल के कौन से मंडल में चलती है? ऑप्शन देख लीजिए, क्षोभ मंडल से, ऑप्शन बी है समताप मंडल से, ऑप्शन सी है मध्य मंडल से, या ऑप्शन डी आयन मंडल से। तो कहाँ पे जेट स्ट्रीम धाराएं जो है चलती है? तो ये कहाँ पे चलती है? क्षोभ मंडल में। जो आपकी पृथ्वी है उसके सबसे ऊपर कौन सा मंडल है? ये हो जाएगा क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल हो जाएगा? क्षोभ मंडल। और यहीं पे जेट स्ट्रीम धाराएं चलती है। और उसके ऊपर कौन सा मंडल है? समताप मंडल, जहाँ से वायुयान उड़ते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से मंडल में वायुयान उड़ते हैं, तो कौन से मंडल में उड़ते हैं? तो ये आपके उड़ते हैं समताप मंडल में। और जेट स्ट्रीम धाराएं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी क्षोभ मंडल में। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर होने के बावजूद भी यहाँ एक समय में तापमान का अंतर क्यों पाया जाता है? जो दार्जिलिंग और आगरा है वो दोनों एक ही अक्षांश पे है। मैंने पहले आपको ये वीडियो करवा दी है, पहले ही आपको ये करवा दिया है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो इस तरह से जो रेखाएं होती है, कौन सी रेखाएं होती है? अक्षांश रेखाएं। और भारत में जो आगरा और दार्जिलिंग है दोनों एक ही अक्षांश पे है, लेकिन इनके तापमान में काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, समुंदर से दूरी के कारण, ऑप्शन बी है समुद्र तल से ऊंचाई के कारण, ऑप्शन सी है वर्षा की मात्रा में अंतर के कारण, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर होने के बावजूद यहाँ एक समय में तापमान का अंतर क्यों पाया जाता है? तो किस वजह से पाया जाता है? समुद्र तल से ऊंचाई के कारण। आगरा और दार्जिलिंग दोनों एक ही अक्षांश पे स्थित है, लेकिन समुद्र तल से उनकी ऊंचाई जो है वो अलग अलग है। आगरा की ऊंचाई कम है, जबकि दार्जिलिंग की ऊंचाई समुद्र तल से ज़्यादा है। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है। और दार्जिलिंग आपको पता है कि पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है, बड़े बड़े पहाड़ वहाँ पे है, तो इसी वजह से वहाँ पे तापमान में कमी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, समुद्र तल से ऊंचाई के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कोपेन के भारतीय जलवायु वर्गीकरण के आधार पर ईटी प्रकार की जलवायु किसे कहा गया है? कोपेन ने भारतीय जलवायु वर्गीकरण किया है, वो कितने भागों में किया है? तो 9 भागों में किया है। कोपेन ने 9 भागों में भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किया है। और उसमें से ईटी प्रकार की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है? ऑप्शन देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश, ऑप्शन बी है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, ऑप्शन सी है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, या ऑप्शन डी है टुंड्रा तुल्य जलवायु। तो ईटी प्रकार की जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है? कोपेन के अनुसार जो भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किया गया है, उसी आधार पर ईटी प्रकार की जलवायु है वो है टुंड्रा तुल्य जलवायु। टुंड्रा तुल्य जलवायु, जहाँ पे तापमान कितना रहता है? 10 डिग्री के आसपास तापमान रहता है। और भारत में इस प्रकार की जलवायु जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में पाई जाती है। और सर्दियों के टाइम में हमेशा हिमपात के रूप में बारिश होती है। किस तरह से बारिश होती है? हिमपात के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईटी प्रकार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु होती है? टुंड्रा तुल्य जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन कौन सा है? तो स्टेटमेंट देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यमुना नदी गंगा में बाईं ओर से मिलती है। दूसरा स्टेटमेंट है, बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। कौन सा इसमें से सही है? ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट देख लीजिए, यमुना नदी गंगा में बाईं ओर से मिलती है। तो जो ये गंगा नदी बहती है, यमुना नदी इसके इस साइड से मिलती है, तो ये साइड कौन सी हो जाएगी? ये वाली है बाईं साइड।
और जो यमुना नदी मिल रही है ये साइड कौन सी है, दाईं साइड है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, बाईं तरफ से नहीं बल्कि दाईं तरफ से मिलती है। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। बेतवा, सिंध, चंबल ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी केवल 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। ताप्ती नदी किन पहाड़ियों के बीच प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी किन पहाड़ियों के बीच में प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए है विंध्य और सतपुड़ा, ऑप्शन बी है सतपुड़ा और अजंता, ऑप्शन सी है विंध्य और अजंता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ताप्ती नदी किन पहाड़ियों के बीच से बहती है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ हैं, जैसे ये है विंध्याचल, विंध्याचल और उसके नीचे है सतपुड़ा। तो इनके बीच से कौन सी नदी होकर बहेगी, ये है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। सतपुड़ा और अजंता, सतपुड़ा और अजंता के बीच से कौन सी नदी निकल रही है, ताप्ती नदी। और ये दोनों ही नदियाँ कहाँ पे जाके गिरती है, अरब सागर में जाके गिरती है। ताप्ती की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो ताप्ती की सहायक नदी हो जाएगी पूर्णा नदी। पूर्णा नदी ताप्ती की सहायक नदी हो जाएगी। और सतपुड़ा और अजंता के बीच से निकलती है कौन सी नदी, ताप्ती नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से निकलती है नर्मदा नदी। ताप्ती नदी का हमें बताना है तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सतपुड़ा और अजंता आपका सही आंसर हो जाएगा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी है, मैंने अभी आपको बताया था, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सतपुड़ा और अजंता के बीच से कौन सी नदी निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नहर किस नदी से निकलती है। आगरा नहर किस नदी से निकलती है। तो आगरा नहर कहाँ कहाँ पे सिंचाई करती है, ये करती है हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, और राजस्थान। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद वाले एरिया, उत्तर प्रदेश का मेरठ वाला एरिया और राजस्थान के अलवर वाले एरिया में ये सिंचाई करती है। कौन सी नहर है, आगरा नहर। कहाँ से निकलती है, तो यमुना नदी से निकलती है। दिल्ली के पास ओखला नामक स्थान से एक बैराज बनाकर आगरा नहर को निकाला गया है। यमुना नदी से निकाला गया है। कौन सी नहर को, आगरा नहर को। कौन से 3 राज्यों में बहती है, तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, 3 राज्यों से होकर बहती है आगरा नहर। कौन सी नदी से निकल रही है, यमुना नदी से निकल रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जो भी बच्चे आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।